टोटल 4 क्वेश्चंस, जिनमें से 2 जो है वो काफ़ी मुश्किल है और जो बाकी 2 हैं वो थोड़े आसान हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाएं डायरेक्टली ना, और देखें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं और स्पेशली वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1-2 बातें लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ लो, इसको रट लो। सबसे पहली चीज़ क्या है? समझ आया? आसान है ना, सिंपल वर्ड्स में लिखे। दूसरी चीज़ देखो, ये भी आसान है। और किस चीज़ से अंडरलाइन करने हैं? पेंसिल से। सबको पेंसिल अलाउ होती है एग्जाम के अंदर, है ना। वजह अभी बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अब आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊँ एक सवाल का, तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आपको। रीडिंग बहुत करनी है आपने, बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है आपने। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने आराम आराम से पढ़ना है। आराम आराम से पढ़ोगे आपको सवाल समझ आएगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जब इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अंडरलाइन करोगे उससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आप आगे जाके प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स बैलेंसिंग ऑफ अ मीटर रूल। एक बच्चा है हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द बैलेंसिंग ऑफ अ मीटर रूल। ठीक है, विच हैज़ अ लोड ऑफ मास m फिक्स टू इट एट द 5 सेंटीमीटर्स मार्क। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये m लोड जो है ये फिक्स हुआ हुआ है। अभी तक जो हमें समझ आया है वो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस रूलर को बैलेंस करने से कुछ रिलेटेड। ठीक है, एक मैच जो है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाले मार्क पर फिक्स हुआ हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता। अगली डिटेल पढ़ो, प्लेसेस अ पिवट अंडर द 50 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रूलर। आपका जो पिवट है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पर रखा गया है। ठीक है, प्लेसेस अनदर लोड ऑफ मास 50 ग्राम्स ऑन द रूलर। हमने एक और मास डाल दिया विच वाज ऑफ 50 ग्राम्स। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लोड, हमने उसकी पोजीशन को एडजस्ट किया जब तक रूलर जो है वो एज क्लोज टू बैलेंस ना हो जाए, बैलेंस के बिल्कुल करीब ना हो जाए एज पॉसिबल। समझो बैलेंस हो गया। अभी तक क्या समझ आया कि एक मैच है जो फिक्स है 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पर, पिवट आपका 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पर है, और आपने एक और मैच डाल दिया जिसका मैच जो है वो 50 ग्राम्स है, और आप इसको एडजस्ट करते हो और एक ऐसी पोजीशन पर ले आते हो जहाँ पे लाने के बाद आपका पूरा सिस्टम जो है वो एज क्लोज टू बैलेंस हो जाता है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आगे देखो, फिगर 3.2 शोज द पोजीशन ऑफ 50 ग्राम्स मास। अब 50 ग्राम मास कहाँ पड़ा हुआ है, हमने उसका स्काई व्यू दिखाया है। ऊपर से देख रहे हो आप, ये आपका मीटर रूल है, ये आपका वो ग्राम मास है, और ये आपको मेजरमेंट सेम ही है। टेक रीडिंग्स फ्रॉम द रूलर एंड यूज देम टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ 50 ग्राम मास। क्या फाइंड करना है? 50 ग्राम मास का सेंटर फाइंड करना है। आपने ये सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, ये सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले आपको रूलर अलाउड होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसके एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग्स क्या आ रही है। बिल्कुल तहम्मुल से आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर देखा जाए तो ये आपके पास आ रही है 93.5, 93.5 आ रही है। और अगर ये पॉइंट देखा जाए तो ये आपके पास आ रही है, अगर ये 96 है, अगर ये 96 है तो ऑफकोर्स इससे पहले वाला कितना होगा, इससे पहले वाला ऑफकोर्स 95.9 होगा, है ना।
95.9 होगा। अब हमें चाहिए इसके सेंटर का पॉइंट। बेसिकली हमें इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट चाहिए कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में कौन सा पॉइंट है, कौन से सेंटीमीटर मार्क पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर दो, 93.5 को ऐड कर दो 95.9 में एंड देन डिवाइड बाई 2 कर दो। ये आपको मिड पॉइंट दे देगा, ये आपको वो पॉइंट दे देगा जो आपको चाहिए। इट्स ओके मरियम, आई ट्राई, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की। लेट्स सी, 93.5 प्लस 95.9 डिवाइड बाई 2, 94.7। हमें यहाँ पे पता चल गया कि आपका जो सेंटर वाला मार्क है ना वो 94.7 वाले मार्क पर है। 94.7 वाले मार्क पर है। अच्छा मिलिए सॉरी अगर मैं बहुत आहिस्ता लिख रहा हूँ, मेरे हाथ बेसिकली जमे हुए हैं, बहुत सर्दी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं 94.7। नेक्स्ट चीज़ देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 50 ग्राम मास और द 50 सेंटीमीटर मार्क। करना क्या है कि आप लोगों ने सेंटर पॉइंट से लेके इस मास के सेंटर पॉइंट से लेके 50 सेंटीमीटर मार्क तक का डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर पे आ जाओ ना, मैं आपको दिखाऊं, तो हमें ये पता चल गया है कि आपका इस मैस का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो 94.7 सेंटीमीटर मार्क पे पड़ा हुआ है और आपका जो पिवट है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे पड़ा हुआ है। अब एग्जामिनर आपसे ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकाल दो मुझे। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे कि हम 94.7 में से 50 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। 94.7 माइनस 50 है ना, यहाँ पे आपको मिल गया 44.7 सेंटीमीटर्स। आपने इस पॉइंट से लेके पिवट तक का डिस्टेंस निकाल लिया। आई होप इट मेक सेंस। 94.7 ये आ गया 44.7, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस पेज पे हमने किया क्या, उसने सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हमें बताया है, हर चीज़ बताया और हमसे कहा है कि भाई ये चीज़ें कुछ डिटेल्स हमसे निकलवाई हैं, ठीक है। तो जब तक आप इस सवाल को बहुत आराम से तहम्मुल से सॉल्व कर रहे हो कोई मसला नहीं होगा, बहुत बहुत आसान लगेगा आपको ये टीपी। जल्दबाजी करोगे फिर मार खा जाओगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1000 अपॉन डी। अब ये 1000 अपॉन डी क्या है नहीं पता आपको, क्या फाइंड करना है नहीं पता आपको, कंफ्यूज हो गए अब, है ना, डर गए कि भाई मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले देखो क्या कोई ऐसी वैल्यू है डी नाम की जो आपने ऊपर फाइंड की है। देखो क्या डी नाम की कोई ऊपर वैल्यू है जो आपने फाइंड की है। ये तो नहीं है भाई। क्या ये हो सकती है, बिल्कुल हमने डी नाम की वैल्यू फाइंड की है ये, राइट। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1000 अपॉन डी, मतलब अगर आप 1000 को अपनी फाइंड की हुई डी वाली वैल्यू से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है वो आपने निकालना है। सिंपली उल्टी सीधी चीज़ें आपसे करवाते रहेंगे, आपने बस उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ये बिल्कुल 44.7 डिवाइडेड बाई 1000 नहीं, 1000 डिवाइड बाई 44.7। हम लोग क्या करेंगे 1000, हाँ जी, नॉट 100, 1000 डिवाइड बाई 44.7, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना सा काम था जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। 44.7। अब जिसने सवाल को आराम से किया होगा, तहम्मुल से किया होगा, वो सवाल को खा जाएगा, लेकिन जिसने नहीं किया होगा मार खा जाएगा। तो क्या आंसर आया इसका 22.37। हम इसको राउंड ऑफ करके 22.4 लिख देते हैं, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड योर आंसर्स ऑन द आंसर लाइन, ये आपके आंसर लाइन है, एंड टेबल 3.1, टेबल 3.1 पे भी रिकॉर्ड करके आओ। और जिसको नहीं पता चला कि टेबल 3.1 है क्या, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया भाई 12 नंबर पेज पे। अब चलते हैं 12 नंबर पेज पे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमने डालना है, हमने डिस्टेंस की वैल्यू भी लिखनी है, डी की वैल्यू भी लिखनी है और 1000 अपॉन डी की वैल्यू भी लिखनी है। अच्छा अगर आप इन सब वैल्यूज़ को देखो
तो आपको कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है? यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डली हुई हैं, ज़रा देख के बताओ मुझे। जितनी भी वैल्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं? Okay, Maryam is saying 3. Does everyone agree with her, or are there any more possible answers? Anyone else who wants to give a try? Yes, Asha. अगर आप देखो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज़ आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे गिवन है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो आप अपनी डिस्टेंस की वैल्यू जहाँ लिखोगे वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखोगे। अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाली थी? 44.7। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही है, तो आपको मसले की कोई बात नहीं है। अगर 1000 अपॉन डी की वैल्यू देखें तो 1000 अपॉन डी की वैल्यू वैसे तो 22.7 22.37136 आ रही थी, लेकिन क्योंकि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे गिवन है, आप अपना आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दोगे। तो ये आ गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इससे पहली वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, तो हम 3 को एक नंबर बढ़ा देंगे, 22.4 सेंटीमीटर्स। कितना आसान था? क्या इससे आसान सवाल आ सकता है? ज़रा सोच के बताओ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैलेंस रूल एग्जैक्टली। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली रूलर को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है भाई, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। डिस्क्राइब अ टेक्निक दैट द स्टूडेंट शुड यूज़ टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ डी इज़ एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक टेक्निक बताओ जो बच्चा यूज़ कर सकता है ताकि डी की वैल्यू एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आए। ये डी की वैल्यू जो है वो एज एक्यूरेट पॉसिबल आए, और ये तब एक्यूरेट आएगी जब आपका स्केल बिल्कुल बैलेंस हुआ होगा, बिल्कुल बैलेंस हुआ होगा। अब इस पॉइंट पे क्या करना है? 1 मार्क का सवाल है, नहीं आ रहा पैनिक नहीं करना। इस सवाल में बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एनालिसिस चाहिए, आपका ओपिनियन चाहिए। अब एज्यूम करो कि भाई आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत कामयाब साइंटिस्ट हो, और आप खड़े वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आपने स्केल को बैलेंस करना है और जितना एक्यूरेट हो सकता है करना है। आप क्या करोगे वहाँ पे? देखो, अगर मैं होता ना तो मैं क्या करता, क्योंकि मेरा बड़ा खुराफाती दिमाग है, तो मैं भाई स्केल को पिवट करता, और जो आपका मैथ्स है ना उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करता, मतलब बहुत स्लोली स्लोली, बिल्कुल आहिस्ता 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 इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता, तब तक जब तक रूलर बिल्कुल बैलेंस ना हो जाता, है ना। अगर जल्दबाजी में मूव करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। इसीलिए मैं होता तो मैं क्या करता, अगर मैं बहुत कामयाब साइंटिस्ट बन जाऊँ एक दिन, तो मैं क्या करूँगा कि भाई आई विल, और स्टूडेंट, बच्चा अभी हम नहीं है, ठीक है, हम उस बच्चे के ही रेफरेंस से लिखेंगे, स्टूडेंट शुड मूव द मैथ्स फॉरवर्ड, रिपीटिंग फॉर एक्यूरेसी। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे रिपीटिंग फॉर एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि हम रिपीट तब करते हैं जब हमें वैल्यू निकालनी होती है, कोई मेजरमेंट निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं निकाल रहे, हमने बस उसको आगे पीछे मूव करना है। और चार्जिंग बहुत कम होगी, ठहरो ज़रा, तो चार्जिंग पर लगाने दो। ये 10 पे कैसे आ गई इतनी जल्दी? जस्ट अ सेकंड। ठीक है, रिपीट आप तब करते हो जब आपको मेजरमेंट निकालते हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो आप उसको आगे पीछे मूव कर रहे हो ना, आपने बस एक बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है, आप बस मैथ्स को आगे पीछे मूव कर रहे हो। तो अगर जल्दी जल्दी मूव करोगे तो चांसेस ज़्यादा है आप गलती करोगे, पॉइंट ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता मूव करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मूव द मैथ्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड slowly until well, this is Aisha, this is O levels का क्वेश्चन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ओ लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हम IGCSE में से, या IGCSE वाले ओ लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते, या ओ लेवल के IGCSE वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट्स टोटली यू कैन से रॉन्ग, ठीक है।
दिस इज़ फ्रॉम रिसेंट ईयर्स 2024 से लिया है मैंने। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जब मेरा पेपर था ना, उससे एक दिन पहले आई वाज सॉल्विंग आईजीसीएसई के पेपर 6 के क्वेश्चंस। और हुआ क्या कि जो सवाल मैं सॉल्व कर रहा था ना आईजीसीएसई के अंदर, अगले दिन वो एग्ज़ाम में आ गया। तो मुझे आईजीसीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत फ़ायदा मिला, राइट? तो मैटर नहीं करता कि आप ओ लेवल्स के सॉल्व कर रहे हो या आईजीसीएसई के सॉल्व कर रहे हो, कंसेप्ट दोनों में सेम टेस्ट किया जाता है। तो स्लोली until the ruler is balanced. बस इतनी सी बात थी। अच्छा जी, अब आया सबसे मुश्किल पार्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, ये ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है? द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर इन ए फॉर वैल्यूज ऑफ मास फ्रॉम 60 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स। अभी जो पूरा प्रोसीजर ऊपर पढ़ा ना, उस बच्चे ने इस प्रोसीजर को दोबारा बार बार रिपीट किया। पहले मैथ्स को रखा, एडजस्ट किया, फिर डी की वैल्यू निकाली, फिर डी को 1000 से डिवाइड किया, ठीक है? उसने वो प्रोसेस बार बार किया, लेकिन मैथ्स को चेंज करके 60 से लेके 100 ग्राम्स के दरमियान जितने भी मैसेज आते हैं, उसने वो रख रख के बार बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और रीडिंग्स निकाली। ये सारी रीडिंग्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। ऑन द ग्रेड प्रोवाइडेड, नीचे आपको ग्रेड दिया गया है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एम का ग्राफ बनाओ। एम जो है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा, ये एम जो है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा, और ये 1000/d जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। दी एक्सेस डू नॉट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब आपको 0 से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? एंड देन ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब नीचे आ दो और देखो कितने मार्क का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है। तो अगर आप इस सवाल पे आराम से 5 मिनट भी लगाते हो ना, तो वो गलत बात नहीं है। बजाय 3 मिनट लगाओ और गलत कर दो, 2 मिनट लगा के गलत कर देना। अगर आप 5 मिनट में सवाल सॉल्व कर रहे हो और सही सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं है। ज़रा थोड़ी सी मेरी बातों पे फोकस करो और रिज्यूम करो। जल्दबाजी से सिर्फ काम खराब होता है। अगर आप जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन गलत हो गया, 5 मिनट उसे सही करने में लगाओगे, तो बेहतर ये है कि पहले 5 मिनट लगा के उस सवाल को आराम से सॉल्व करो। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि भाई स्केल्स कौन से बनाएं, है ना? सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि भाई हाउ डू वी मेक स्केल्स, ठीक है? तो स्केल्स हमने इस तरह बनाने हैं कि तो आपका जो ग्राफ है ना, वो ग्रिड का 70% एरिया कंज्यूम कर रहा हो, 70% एरिया कंज्यूम कर रहा हो, इस तरह बनाना है। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत मज़े की चीज़ें खाता हूँ, तो कैसे बनाना है ये देख लो। हमने कौन सा ग्राफ बनाना है? हमने मैथ्स का ग्राफ बनाना है। मैथ्स आपका वाई एक्सिस पे आएगा और 1000/d आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। सबसे पहले मैथ्स पे देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ इन सारी वैल्यूज़ में से सबसे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सबसे मिनिमम वैल्यू है ये 50 वाली। दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। शाबाश, दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हम लोग चेंज निकालेंगे, इन दोनों में कितना चेंज है। और चेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो चेंज कितना आ रहा है? चेंज आ रहा है 50 का, ओके? अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप देखो कि हाउ मेनी बिग बॉक्सेस यू हैव ऑन वाई एक्सेस। काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू हैव 12 बिग बॉक्सेस ऑन वाई एक्सेस, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अपने चेंज को विच इज़ 50 इन दिस केस, अपने चेंज को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस से, ठीक है? अच्छा, आपके पास जो वैल्यू आई वो 4.166 है। अब ये तो हम नहीं ले सकते, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ऐसी वैल्यू ले लें कि भाई जो होल नंबर भी हो और जिसमें डिफरेंस निकालना भी आसान हो। तो सबसे अच्छी वैल्यू मेरे पास जो आ रही थी वो 5 थी, तो मैंने 5 ले लिया और मैंने डायरेक्ट 50 से स्टार्ट कर लिया। मैंने 5 के डिफरेंस पे 12 वैल्यूज़ मार्क की, 50 से लेके 110 तक, ओके?
अब मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस पर अगर मैंने ऐसे ही किया और मैंने चेंज निकाला, पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस किया और नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 2.825 आया। 2.825 आया। तो चलो मैं 3 का डिफरेंस ले लेता हूँ, मैं 3 का डिफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 का डिफरेंस लेता तो हो सकता था कि अगर मैं 15 से या पहले स्टार्ट करूँ तो मेरा पूरा ही ना आया यहाँ पे। इसीलिए इसके लिए मैंने क्या किया, और 3 का अगर मैं डिफरेंस लेता ना तो मेरे लिए ये वैल्यूज़ फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। देखो आप यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है या 0.1 आ रहा है या 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके लिए भी मैंने फिर सोचा कि भाई एक ऐसी वैल्यू ली जाए जिससे मेरे लिए ये वैल्यूज़ मार्क करना बहुत आसान हो जाए। तो मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया। अब देखना, मैं बताऊँगा, वजह देखना। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर भी 15 से लेके 55 तक वैल्यूज़ मार्क कर दी। 15 से लेके 55 तक वैल्यूज़ मार्क कर दी 5 के डिफरेंस पे। अब ये मैटर नहीं करता कि आप 15 से स्टार्ट करो, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं करना। आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर दरमियान में कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये ग्रिड हमने बना लिया, हमने वाई एक्सिस पे स्केल बना लिया, हमने एक्स एक्सिस पे स्केल बना लिया, और अब हमारा काम ये है कि हम वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। वैल्यूज़ प्लॉट करते हुए सबसे पहले आपने 5 सेकंड का रेस्ट लेना है। 5 सेकंड के लिए आपने एक लंबी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपका वाई एक्सिस पे क्या है, मैस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, 1000/d है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अपलोड करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई वाई एक्सिस पे 50 का है तो 50 यहाँ पे, और एक्स एक्सिस पे 22.4 कहाँ पे है वो देखते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो। अब आपने ये देखना है कि हर एक बॉक्स कितना डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप दो बॉक्सेस के दरमियान डिफरेंस देखोगे। एक बड़े बॉक्स में डिफरेंस देखोगे कितना है, तो डिफरेंस है 5 का। कितने बॉक्सेस हैं इस बड़े बॉक्स के अंदर, छोटे बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 10 बॉक्सेस हैं, तो 10 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हर एक बॉक्स जो है वो 0.5 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे भी क्योंकि 5 का डिफरेंस लिया है। ये आपकी बहुत मदद करेगा, ये पहले ही मार्क कर लेना, इससे बहुत टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जाके 22.4 मार्क करना है। अच्छा, तो अगर ये 20 था, ये 21 होगा, ये 22 होगा और ये 24 होगा, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 60 और 26.5। 60 तो आपको एज इज़ मिल जाएगा, 60 तो आपको बहुत आराम से मिल गया। अब आपने फाइंड करना है 22.5, 22.5, 26.5 सॉरी, ठीक है। तो अगर ये 25 है, ये 26 होगा और ये 26.5 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर आगे जाते हुए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है 70 एंड 31.0, ठीक है। तो ये 70 तो हमें एज इट इज़ मिल गया होल नंबर पे स्लाइड के ऊपर, लेकिन 31 कहाँ मिलेगा, ये 30 है। याद रखो हर एक बॉक्स 0.5 का डिफरेंस बता रहे हैं, तो ये 30.5 होगा, ये 31 होगा। तो मैंने यहाँ पर जाके एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया 80 एंड 35.5, ठीक है। 80 तो हमें एज इट इज़ मिल गया, यहाँ पे देखो 80 हमें एज इट इज़ मिल गया, और दूसरा हमें चाहिए 35.5। अब ये 35 है, हमें पता है कि हर बॉक्स जो है 0.5 का फ़र्क दिखा रहा है, तो ये 35.5 होगा, है ना। तो यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये लाइंस बनाने के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो ताकि बिल्कुल एक्यूरेट बने, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है 90 एंड 39.5। 90 भी हमें एज इट इज़ मिल गया, यहाँ पे देखो 90 मिल गया हमें, और 35.5 39.5, ठीक है। ये 35 है, ये 36 होगा, ये 37 होगा, ये 38 होगा, ये 39 होगा और ये 39.5 होगा। यहाँ पर जाके मैंने एक और पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरा आखिरी पॉइंट रह गया, 145। ये हम मुझे होल नंबर्स मिल गया एज इट इज़, ये आ गया मेरा 100
और ये आ गया मेरा 45। यहाँ तक मैंने अपना मोस्टली काम, सारा मुश्किल काम, सारा इंतहाई मुश्किल काम मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमने बेस्ट फिट ऑफ लाइन बनानी है। अच्छा, अब ये लाइन कैसे बनेगी? तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर ये पॉइंट सारे एक लाइन के ऊपर आए थे तो बेस्ट है। अब मैंने जब ये लाइन बनाई ना, तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा था कि सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आए थे, लेकिन एक पॉइंट बाहर आ रहा था। अगर एक पॉइंट थोड़ा सा बाहर आ जाए तो यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है, आपकी जो लाइन है बेस्ट फिट की वो बहुत सही है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जो पॉइंट्स है ना वो दोनों साइड्स पे इक्वल होनी चाहिए। देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर हैं और ये पॉइंट बिल्कुल लाइन के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो ये लाइन जो है हमारी बेस्ट फिट कहला सकती है। हमने कोशिश यही की है, पूरी कोशिश की है कि भाई सारे पॉइंट इस लाइन के अंदर कवर हो जाए, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा। अगर आप इस वाले की कोशिश करोगे, डू हैव टू लेबल एक्स एक्सिस लाइक मैथ्स और वाई एक्सिस, बिल्कुल लेबल कर दें। अगर नहीं लेबल करोगे मार्क्स कट जाएंगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने क्यों कहा था कि वाई डू यू हैव टू अंडरलाइन, इन केस अगर सवाल सोल्व करते हुए भूल गए कि वाई एक्सिस पे क्या था और एक्सिस पे क्या था, तो पहले तो जाके आप सवाल ढूंढोगे भाई वो कहाँ लिखा हुआ था, फिर आप जाके वो सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, गलती ना कर दो। लेकिन यहीं पे अगर आपने उन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको डिटेल्स बिल्कुल सामने मिल जाएंगी। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, अगर आप 0 0 से स्टार्ट ना करते तो आपके बड़े मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट काम है कि हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, सिंपली 2 पॉइंट्स निकाल लिए। एक पॉइंट ये आ गया 31,70 और एक पॉइंट आ गया मेरा ये वाला आ गया 22.4,50। मैंने इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके अपना ग्रेडियंट निकाल लिया। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके मैंने अपना ग्रेडियंट निकाल लिया, फिर 2.3 और ये बिल्कुल सही है। 2.3 से लेके 2.4 तक ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो पहला स्टेप क्या है, हमेशा याद रखो कि आपने अप्रोप्रिएट स्केल्स बनाने हैं। अप्रोप्रिएट स्केल कैसे बनाओगे, पहले डिफरेंस निकाल लोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके, एंड उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसको नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दोगे इन बोथ केसेस। अगर वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो कोशिश यही करना कि आप होल नंबर लेना। ठीक है, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे देखो, वाई एक्सिस के लिए चीज़ काम करेगी लेकिन एक्स एक्सिस के लिए काम नहीं कर रही थी। अगर आप 3 लेते हैं तो आपके लिए ये वैल्यूज़ मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसके लिए भी 5 ले लिया, क्योंकि 5 अगर रखते तो आपके लिए, क्योंकि अगर आप 5 रखते ना तो हर एक बॉक्स जो है वो 0.5 का डिफरेंस दिखा रहा होता। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर वैल्यू के पीछे ही आपको 0.5 या 0.0 मिलेगा। तो इसीलिए वैल्यूज़ मार्क करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। रहा था कि जब भी ग्रिड वाला ग्राफ सॉल्व करना हो, सबसे पहले तो ध्यान से ये देख लेना कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। दूसरी चीज़ ये देखना कि क्या आपको 0 0 से स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है स्केल सही बनाए हैं या फिर नहीं। स्केल सही बनाने के लिए आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, आप उससे करीब करीब वैल्यू लेने की कोशिश करोगे। ज़रूरी नहीं है वही हो, कोशिश करना उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4.66 आ रहा था तो मैंने 5 ले लिया। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ये काम नहीं करेगा। जैसे मुझे वो एक्स एक्सिस के लिए भी 2.825 समथिंग बता रहा था, तो मैं यहाँ 3 ले सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो मेरे पास क्या होता कि ये वैल्यूज़ मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर मैंने देखा कि अगर मैं 5 लूँगा तो मेरी वैल्यूज़ भी पूरी आ जाएंगी, मेरा 70% ग्राफ भी कवर हो जाएगा, और तीसरी चीज़ मेरे लिए वैल्यूज़ मार्क करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू के एंड पे 0.5 या 0.0 आ रहा है। ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम अभी बिल्कुल ऐसा एक सवाल और करेंगे, अभी बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल और करेंगे। ठीक है, ताकि ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप लोगों को। आई होप यहाँ तक समझ आया। अगर ये क्वेश्चन में किसी को कोई मसला नहीं था, किसी को ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा, तो मुझे कंफर्म कर दो। तो ग्रेडियंट हमारा क्या आया था, ग्रेडियंट हमारा आया था 2.3, नहीं, क्या ग्रेडियंट आया था हमारा, हमारा ग्रेडियंट आया था 2.33। तो हमने यहाँ पे अपना ग्रेडियंट लिख दिया, आवर ग्रेडियंट इज 2.33। ठीक है, अब वो ये कहते हैं
द मैस m ऑफ द लोड फिक्स टू द रूलर, मतलब वो मैच जो रूलर के साथ फिक्स हुआ था, जिसका हमें मैच नहीं बताया हुआ था, हम वो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। अब वो वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो कितने बच्चों वाला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सिंपली हमने अपनी जी की वैल्यू प्लग इन करनी है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें इतना सा काम करना है। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी? m की वैल्यू ऐसे निकलेगी, जब आप 22.2 को हमें नहीं बताया क्या है, हम जब अपनी फाइंड की हुई g की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.33। ठीक है, अगर आपका ग्रेडियंट उस रेंज के अंदर आ रहा है तो आपका आंसर ऑफ कोर्स सही आएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 22.2 मल्टीप्लाई बाय 2.33, तो यहाँ पे यू गेट 51.73 राउंड ऑफ करके 51.73 1.73 grams. ठीक है, I hope it makes sense. Suggest why the method of determining the mass m of fixed load is unsuitable if movable load of mass is 40 grams is used. How did you get g? अच्छा, जी कैसे निकाला? हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, हमने इस ग्राफ के ऊपर रैंडमली दो वैल्यूज ली, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले और उनके कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमने ग्रेडियंट निकाल लिया 2.33। समझ आया अली? अली समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर ना उन्होंने आपको एक सवाल दिया है, 1 मार्क का सवाल है, तो पैनिक नहीं करना अगर नहीं आ रहा तो। ये फिर से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। सिर्फ 1 मार्क के लिए आपको सही दिमाग लगाना है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो तरीका था, जिस तरीके से हमने इस मैस m की वैल्यू फाइंड की, वाई दिस इज अनसूटेबल इफ द मूवेबल मैस इज 40 ग्राम्स। कह रहे हैं कि भाई ये जो मूवेबल मैस था, अगर इसका मैस 40 ग्राम्स होता तो फिर इस तरीके से इस मैस इसका मैस निकालना अनसूटेबल क्यों होता? ठीक है, अब यहाँ पर ना मेरी बात ज़रा ध्यान से देख लो। इसका मैस क्या था? इसका मैस अराउंड 50 था, है ना? तो 50 ग्राम्स के मैस को यू कैन से के बैलेंस करने के लिए आपने 94.7 सेंटीमीटर मार्क पे इसको रखा था एंड ये 100 सेंटीमीटर का रूलर है। तो अगर आप 40 ग्राम्स का मैस लोगे ना, अगर आप एक ऐसा मैस ले लेते हो जिसका ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हो जिसका मैस 40 ग्राम्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक ऐसे पॉइंट पर रखना पड़ेगा जो 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर है, लेकिन आपका स्केल जो है वो 100 सेंटीमीटर्स का है, राइट? लेकिन अगर आप जो मैस लेते हो 40 ग्राम्स का, इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको 100 सेंटीमीटर वाले ऊपर मार्क पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि आपका रूलर क्या है 100 सेंटीमीटर्स का। तो हम लोग ये कहेंगे भाई रूलर इज़ टू शॉर्ट। काफ़ी आंसर्स हो सकते हैं, यू कैन से द रूलर इज़ टू शॉर्ट, और यू कैन से कि भाई देयर इज़ नो बैलेंसिंग पॉइंट ऑन द रूलर। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, तो ये कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। Impossible, we can say impossible to balance the ruler, ठीक है, because the balancing point is beyond 100 सेंटीमीटर मार्क। ये भी ऐड कर सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आई ट्राई कि भाई फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन किया जाए। मैं बताता हूँ, लेट मी आंसर योर क्वायरी, जस्ट अ सेकेंड। I'll tell you a tip for that question.
These type of 1 or 2 mark questions always come in P6, but they are mostly different, so I often get confused in them. So what should we do so we can solve every question? And sometimes I write the answer for these questions, but it's different from the MS, but makes sense. So do we get marks for that? Okay, so let's see. जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है एनालिसिस बेस्ड। इस पे आप पूरे एक्सपेरिमेंट जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है उसको अच्छी तरह एनालाइज करते हो और अपना कंक्लूजन देते हो कि मेरे ख़्याल में ऐसे करना चाहिए, तब हमारी रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन सही से समझ आना चाहिए। और वो कब समझ आएगा? वो तब समझ आएगा जब आप उसको आराम आराम से अंडरलाइन करके पढ़ोगे और समझोगे। अगर जल्दबाजी करोगे, जल्दी जल्दी ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। एंड जब इस क्वेश्चन की तरफ आओ ना, तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप को एक साइंटिस्ट बना लेना है और एज्यूम करना है कि आप उस सिनेरियो में खड़े हुए हो, और उस सिनेरियो में खड़े हुए हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, राइट? फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, पहले क्वेश्चन में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, चौथे में भी मसला आएगा, पांचवें में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होगा। जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करती जाएंगी, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। जितने मर्जी मुश्किल सवाल हो ना, वो सॉल्व हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। प्रैक्टिस के साथ साथ हर चीज़ बेहतर हो जाती है। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया हो कि ऊपर हुआ क्या है। अगर पता ही नहीं होगा हुआ क्या है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इज इट क्लियर आयशा? ओके, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। ओके जी, तो अब हम लोग चलते हैं भाई दूसरे ग्राफ वाले सवाल पे, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना उनसे ज़रा ख़ास दुश्मनी है हमारी, तो हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे आज। बाकी दो आसान है, वो चाहूँगा कि आप लोग खुद सॉल्व करो एंड देन यू कैन सेंड मी, ठीक है, आई चेक देम। अ स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड ए मास ऑफ अ मीटर रोल। अब एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक मीटर रोल का मास फाइंड करने के लिए। अ फिक्स मास इज प्लेस ऑन द मीटर रोल एट 5 सेंटीमीटर मार्क। अब 5 सेंटीमीटर मार्क पे उसने एक फिक्स मास प्लेस किया है, ठीक है, एक फिक्स मैथ प्लेस किया जो कि मूव नहीं कर सकता। और आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि भाई रीसेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा पसंदीदा चैप्टर जो है ना एग्जामिनर का, जो उसने सबसे ज़्यादा टेस्ट किया है वो मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस है। तो उस पर मेक श्योर करना कि आपके जो बेसिक्स है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो पक्के हुए हो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आराम से। ठीक है, अब वो आगे ये कहते हैं, पहले ये देख लो कि आपके पास एक रूलर है, मीटर रूल है, पिवट है 25 सेंटीमीटर वाले मार्क पे, और यहाँ पे आपके पास एक मैथ पड़ा हुआ है 5 सेंटीमीटर्स मार्क पे जो कि फिक्स्ड है, विच कैन नॉट मूव। ओके, द स्टूडेंट प्लेसेस द पिवट बिलो द 25 सेंटीमीटर्स मार्क ऑन द मीटर रूल। ओके, प्लेसेस अ mass ऑफ 20 ग्राम्स ऑन द मीटर रूल। उसने एक 20 ग्राम्स का मैस प्लेस किया मीटर रूल के ऊपर। Adjust the position of 20-gram mass until the ruler is as close to balance as possible. उसने उस मास को आगे पीछे मूव किया, इसका मास 20 ग्राम्स था, और तब तक आगे पीछे मूव किया जब तक रूलर बिल्कुल बैलेंस के करीब पहुंच ना जाए। अब ये रहा आपका मास, इसका सेंटर पॉइंट निकाल दो। सेम वही कहानी जो भी सॉल्व करके आए थे। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग दो लाइंस बनाएंगे ताकि इसका डायमीटर निकाल सकें। First of all, we'll find the diameter and then we'll find its midpoint. ठीक है, तो ये क्या वैल्यूज आ रही है ध्यान से देखना। ये वैल्यू क्या है? 81.5, नो, इट्स 81.1, ठीक है। एंड ये वैल्यू क्या है? देखो 83 से एक पॉइंट पहले, 83 से 0.1 सेंटीमीटर पहले क्या आता है? 82.9। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकाल लेना है। हाउ विल वी फाइंड मिड पॉइंट? ठीक है, हम बड़ी वैल्यू में से 82.9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलर वैल्यू, ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को 81.1 एंड देन आई डिवाइड बाई 2, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा।
दैट्स इट। $82.9 plus 81.1 divided by 2, you get 82. Your answer is 82. डी की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ 20 ग्राम मास फ्रॉम द पिवट। ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका जो मास है ना वो ऐसे पॉइंट पर पड़ा है, वो पड़ा है 82 सेंटीमीटर मार्क पे। आपने क्या करना है, आपने पिवट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, राइट। ये 25 है, वो 82 है, कैसे निकालेंगे? 82 माइनस 25, बहुत सिंपल था। 82 माइनस 25 गिव्स अस 57। तो यहाँ से आपने अपना आंसर निकाल लिया विच इज़ 57। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अच्छा, डिस्क्राइब द टेक्निक द स्टूडेंट यूजेस टू बैलेंस द मीटर रूल विद 20 ग्राम मास। ओके, अब सेम वही सवाल जो हमने ऊपर सॉल्व किया कि वो बच्चा क्या टेक्निक यूज़ करेगा इस मैथ्स के लिए ताकि वो स्टूडेंट को बैलेंस कर सके। तो बच्चा क्या करेगा, द स्टूडेंट will move the mass forward and backward until the ruler is balanced। ठीक हो गया? आसान सवाल था कि अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं कैसे बैलेंस करता। मैं उस 20 ग्राम वाले मास को आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता जब तक रूलर बैलेंस ना हो जाता। ठीक है, आसान सवाल था ये। अच्छा जी, 3.1 शोज द रिजल्ट्स। अब 3.1 टेबल जो है वो आपको रिजल्ट सिखा रहा है। एड योर वैल्यू ऑफ डी फॉर मैस 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स में डी की वैल्यू डालो। ठीक है, फिर कैलकुलेट 1/d फॉर ईच मास m एंड रिकॉर्ड ऑल वैल्यूज इन टेबल 3.1। नाउ आई डोंट नो कि भाई ये 1/d क्या है, ये 1/d मुझे नहीं पता, 1/d नहीं पता। लेकिन अगर ध्यान से देखो ये d क्या है, ये d वो वैल्यू जो हमने फाइंड की अभी, ये वैल्यू d है, ये d है, ये d है, ये d है। तो 1/d की वैल्यू कैसे निकल सकती है? 1/d की वैल्यू ऐसे निकल सकती है जब आप इन सब वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करोगे, है ना। 1/d ऐसे निकलेगा ना जब वैल्यू डिवाइड d बाय 1। ठीक है, और वैन यू डिवाइड 1 बाय d, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन सब की 1/d की वैल्यूज़ निकाल ली हैं और मैंने इन सबको राइट डाउन कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे टेबल के अंदर आपको नज़र आएगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं। ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं। तो आपने इन सब वैल्यूज़ को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना है। ठीक है, अगर इन 2 ज़ीरोज़ की बात की जाए तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरोज़ आते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। ये मैथ्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अच्छा, so that's why a value of d cannot be found for mass 10 grams। ओके, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका मास 10 ग्राम्स हुआ, अगर आपका मास 10 ग्राम्स हुआ तो why it's not possible to find the value of d। क्यों पॉसिबल नहीं है वैल्यू ऑफ d निकालना? तो देखो, अगर 20 ग्राम मास है ना तो पिवट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 57 सेंटीमीटर है। अगर 10 ग्राम मास होगा तो वो ऑफ कोर्स जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर होगा, है ना।
जो पिवट से लेके डिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स 70-80 होगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक मीटर रूल है। मीटर रूल जो है ना वो यूजुअली 1 मीटर का होता है। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे रखने के बाद आपका रूलर बैलेंस होगा ना, वो 100 सेंटीमीटर्स वाले मार्क से ऊपर है, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू बैलेंस, बिकॉज it's not possible to balance a ruler with 5 grams mass, with 5 grams mass। आसान सवाल था। बस जब भी ऐसा सवाल है, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ साइंटिस्ट एंड सोचो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। Using the grid provided in figure 3.3 on paper 13, पेज नंबर 13 पे आपको ग्रिड दी गई है। 1/d का ग्राफ प्लॉट करो। 1/d जो है वो y एक्सिस पे आ रहा है और m जो है वो आपका x एक्सिस पे आ रहा है। 1/d y एक्सिस पे आ रहा है, m आपका x एक्सिस पे आ रहा है। स्टार्ट योर एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। इस बार आपने अपना जो ग्राफ है वो 0 0 से स्टार्ट करना है। एक बेस्ट फिट की लाइन ड्रॉ करो एंड उसका ग्रेडियंट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये किया, सबसे पहले मैंने एक्सेस मार्क कर लिए। एक्स एक्सिस पे m की वैल्यू आएगी, y एक्सिस पे 1/d की वैल्यू आएगी। अब दूसरा काम मैंने क्या किया, दूसरा काम मैंने स्केल बनाया। मैंने m के लिए देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 40 का। और जब नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 5 आ रहा है। अब ज़रा एज्यूम करो कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और हर तरफ 5 का चेंज ले रहे हो, तो इज़ इट पॉसिबल टू कवर 60? क्या 60 आपकी रेंज में आएगा? चेक करो। 0 5 10 15 20 25 30 35 40 नहीं आएगा। तो हम 5 तो ले नहीं सकते। अब हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इससे बड़ी है और उस वैल्यू में कोशिश ये करेंगे कि आपका 70% जो है ना वो स्केल कवर हो रहा हो। तो हम 8 भी ले सकते हैं, हम 7 भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए और मुश्किलात पैदा करेगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश यही की है कि भाई 10 लेके देखूँ। अगर मैं 10 लूँ तो 10 20 30 40 50 60 70 80, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60 है। यहाँ पे 60 आ रहा है। क्या आपका 70% स्केल कवर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आप 10 ले सकते हो, आप 8 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये वैल्यूज़ मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो 10 सबसे सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो ये सबसे सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि वैल्यूज़ देखो सारी पॉइंट्स में, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस कि भाई हम लोग जो है ऐसे मार्क करें उसको। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने वही मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया, नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 0.0033 की वैल्यू आई। अब ये तो मार्क करना बड़ा मुश्किल है ना। अगर मैं दो बॉक्सेस के दरमियान इतना डिफरेंस रखूँगा तो मेरे लिए तो ये वैल्यूज़, मैं तो ये सारी ज़िंदगी वैल्यू से मार्क करता रह जाऊँगा, मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, मेरी वैल्यूज़ नहीं ख़त्म होंगी, मैं वैल्यूज़ नहीं मार्क कर पाऊँगा। तो इसकी जगह मैंने ले लिया 0.005। 5 जो है ना, इससे जो है ना मेरे लिए वैल्यूज़ मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 0.005 के डिफरेंस पर मैंने सारी वैल्यूज़ मार्क कर ली। 0.005, 0.001, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055 और इसका आधा है 0.07575। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट्स। एंड अब मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर दिए और आप देखो मेरे स्केल में वैल्यू भी आ रही है मेरी, और मेरा 70% ग्राफ भी कवर हो रहा है। तो मुझे और क्या चाहिए? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज मार्क करनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट है 20 एंड 0.018, 20 एंड 0.018। तो आपने एक लाइन खींची 20 से सीधी और आपने एक लाइन खींची 0.018 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा ये ध्यान से। अच्छा, अगर ये वैल्यू 0.015 है
तो हर एक बॉक्स जो है ना वो आपको डिफरेंस दे रहा है 0.0005 का, और हर दो बॉक्सेस आपको डिफरेंस दे रहे हैं 0.001 का, ठीक है, 0.001 का डिफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि भाई ये क्या है, ये है मेरे पास 0.016, ये है 0.017 और ये होगा 0.018, राइट। और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, फिर जहाँ पे ये मीट करे मैंने वहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। और सेम इसी तरह मैंने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, मैंने सारी वैल्यूज़ मार्क की m की, और सारी वैल्यूज़ मार्क की मैंने 1/d की। ये आप देख सकते हो y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि मैं एक बेस्ट लाइन ऑफ फिट बना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 डॉट्स जो हैं यहाँ पे, जो 3 डॉट्स हैं आपके पास वो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक डॉट जो है वो लाइन के थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है और एक डॉट जो है वो लाइन के थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है। तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, मेरी लाइन बिल्कुल बेस्ट फिट बनी हुई है, तो बिल्कुल हमारी लाइन सही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कोई से भी 2 रैंडम पॉइंट्स उठा लेंगे। मैंने एक ये पॉइंट उठा लिया विच इज़ 60,0.056, और मैंने एक ये पॉइंट उठा लिया विच इज़ 40,0.036, और मैंने इन पॉइंट्स का यूज़ करके अपना ग्रेडियंट निकाल लिया विच इज़ 0.0001, और ये बिल्कुल सही है। 0.0001 जो है ये आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आपकी रेंज के अंदर आ रही है। तो इस तरह आप ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आई होप यहाँ तक समझ आया। अब आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है, वो निकाल लिया और हम नीचे लिख देंगे अब 0.0001 क्या आ रहा है 0। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करने में हमारा जो ग्रेडियंट है ना, जो ग्रेडियंट है हमारा, इट्स नॉट 0.0001, मैंने गलत राउंड ऑफ कर दिया, ये 0.001 है, ये 0.00096 है, ठीक है। तो थोड़ा सा राउंड ऑफ होने में गलती हो गई, इट्स 0.00096, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास जो मैथ्स की वैल्यू आ जाती है वो आपको मिल गया 110, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं एक बार फिर से, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर हम 41.6 160 में से माइनस 41.6 करते हैं, ये वी गेट 118, दिस इज योर आंसर, ठीक है। गलती ये हुई कि मैंने ना मेरा आंसर आया था 0.00096, ठीक है, और मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.0001 कर दिया, जो कि गलत था। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता तो ये 0.00001 बनता, तो थोड़ी सी मेरे से गलती हुई, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू थी राउंड ऑफ किए बगैर, ये आपके ग्रेडियंट की वैल्यू थी। तो आपने क्या करना था, सिंपली 0.04 को अपनी ग्रेडियंट की वैल्यू से डिवाइड करना था एंड आपके पास मैथ्स आ जाना था, ठीक है। तो वी आर